नीतीश कुमार जी के दिल में बिहार है और बिहार के दिल में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का डेप्थ बहुत है, बहुत गंभीर आदमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनसे जबरदस्ती कुर्सी छीनी जा रही है। नीतीश कुमार अपने तो ठीक रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता को ये अनाथ करके जाएंगे। अब मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। तेजस्वी जी नहीं अच्छे हो सकते। तेजस्वी जी को कोई अनुभव ही नहीं है। लैपटॉप में भीड़ दिखा करके और तेजस्वी जी को खुश कर देते हैं। तेजस्वी यादव सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, लालू जी के घर में पैदा हुए, इसलिए उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उन्हें तजुर्बा नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार की सियासी हलचल के बीच क्या कुछ हो रहा है और आखिर इतनी मजबूरी सीएम नीतीश कुमार को कहां से आ गई कि वे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं। बिहार का अगला सीएम कौन होगा और बिहार वासियों को जो 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे एनडीए द्वारा दिए गए थे, उसकी पूर्ति कहां से होगी। आखिर क्या वजह रही कि महज 4 महीने भी नहीं हुए हैं रिजल्ट आने के और नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ना पड़ रहा है। इसके बीच निशांत कुमार ने चूंकि जदयू ज्वाइन की है, नीतीश जी के सुपुत्र, तो परिवारवाद का जो आरोप वो आरजेडी पर लगाते थे, अन्य दल पर लगाते थे, उन आरोपों में अब खुद नीतीश कुमार भी लपेटे जा रहे हैं। हमारे साथ इस सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य, सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक और एक तरह से कह सकते हैं वरिष्ठ समाज सेवी जफर आलम साहब जुड़ रहे हैं। जफर आलम साहब को लंबा राजनीतिक अनुभव है और भले ही पद बहुत ज्यादा ना मिला हो, लेकिन बिहार के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मिलना जुलना लगातार जारी रहता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले क्या कहेंगे सर, ये जो ताजा मामला आप लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार जिनको कुर्सी कुमार कहा जाता था, उनकी कुर्सी कुछ लोग कह रहे हैं छीन ली गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुद ही अपने मन से उठकर राज्यसभा के लिए चले गए हैं सीएम साहब। देखिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी कुमार कहना गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में जी जो रिजल्ट गड़बड़ा गया था इसका जदयू का, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करके और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जीतन राम मांझी जी बनाया था। और अभी जो है उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। अभी इनको प्रेशराइज करके कुर्सी छीनी जा रही है। नीतीश कुमार का डेप्थ बहुत है, बहुत गंभीर आदमी है, बोलना नहीं चाहते, बोलते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनसे जबरदस्ती कुर्सी छीनी जा रही है। नीतीश कुमार तो चले जाएंगे राज्यसभा, हो सकता है वहाँ मिनिस्ट्री भी मिल जाए, लेकिन उन्होंने जो ये महिलाओं की टीम बनाया, ये महादलित की टीम बनाया, जो क्या नाम है, अल्पसंख्यकों का उनके ऊपर विश्वास हुआ, जो क्या कहते हैं आशा निराशा, जो भी जितनी भी टीम है सबको इन्होंने जिंदा किया, गुरु बीमा करवाया, महिलाओं का कौन सी बोलते हैं जीविका दीदी का ये काम कराया। और बिहार में, पूरे बिहार में एक एक गांव में जो विकास का इन्होंने छाप छोड़ा है, सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, उसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलेगी, देश में। मतलब बिहार को कुल मिलाकर आप लोग विपक्ष में रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि धरातल से एक लेवल पर नीतीश कुमार लाए हैं। अच्छा, नीतीश जी इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? आपने कहा कि हटाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। क्या मानते हैं? जिस तरह से नीट का जिक्र आता है, नीट छात्रा वाले मामले का, आप लोग भी मानते हैं क्या कुछ ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता है नीट का है, लेकिन एक पुराना कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जब सीबीआई उनका, ईडी उनका, इनकम टैक्स उनका, चुनाव आयोग उनका, तो ये कहीं से कहीं सैंपल मिला करके और फंसा देंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है
कि निशांत कुमार में कोई इस तरह का लक्षण नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री हाउस से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन एक गलत तरीके से कि ब्लड ले लेगा और उसको मिला देगा, कुछ भी कर सकता है। जब आप देखिए कि जवान कुछ दिया कि 20 से 25 नीतीश जी, 25 से 30 फिर नीतीश, तो आप देखिए कि 25 से 26 हुआ नहीं पूरा हुआ और नीतीश जी को हटाया जा रहा है। नीतीश जी का पत्ता साफ कर दिया है। जो क्या जदयू अब विलुप्त हो जाएगा? हाँ, जदयू अगर टूट जाएगी। हाँ। जदयू कुछ लोग जो बीजेपी माइंड के हैं वो बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे, आरजेडी में जा सकते हैं और दूसरी दल में जा सकते हैं लेकिन जदयू नहीं रहेगी। नीतीश कुमार अपने तो ठीक रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता को ये अनाथ करके जाएंगे, बिहार के विकास को अनाथ करके जाएंगे, अपनी पार्टी को अनाथ करके जाएंगे। ये डिसीजन मेरी समझ से नीतीश कुमार जी का आत्मघाती है। अच्छा चलिए, अगर स्वयं भी होता है, ये तो हम लोग आकलन पे बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हुई है, अगर स्वयं नीतीश जी ने ये डिसीजन लिया है, जैसे जदयू के वरिष्ठ नेता दावा किए कि भाई नीतीश जी का अपना फैसला है, तो अब परिवारवाद वाला जो आरोप पहले तेजस्वी पर लगता था, लालू जी पर लगता था, चिराग जी पर लगता था, भाजपा के कुछ लोगों पर भी लगता था, तो वो परिवारवाद की जो राजनीति जदयू नहीं करती थी, अब तो क्लियर हो गया कि सभी परिवार के लिए सोचते हैं। हाँ, ये करते नहीं है, इनको मजबूरी में कराया गया। और जदयू के कोई वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान नहीं है कहने के वो जदयू के नेता है, लेकिन उनकी दिल की धड़कन बीजेपी में है। और वो नीतीश कुमार को उनका बयान बताते हैं। नीतीश कुमार तो गंभीर आदमी हैं, वो खामोशी अख्तियार कर लिए हैं, वरना नीतीश कुमार की अपनी इच्छा नहीं है। कोई आदमी राजा से जाकर के सिपाही में जाएगा, कोई आदमी डीएम का पद छोड़ के सिपाही ज्वाइन तो नहीं करेगा। हाँ। तो यही अंतर है। अच्छा, कल इन सब के बीच कल सहरसा सीएम साहब का आगमन है, नीतीश जी आ रहे हैं समृद्धि यात्रा को लेकर जी, क्या कहेंगे? अभी भी बिहार का मोह कुल मिलाकर सीएम साहब का लगता नहीं है कि भंग हो रहा हो? जी, नीतीश कुमार जी के दिल में बिहार है और बिहार के दिल में नीतीश कुमार है। यही इसी से अंदाजा लगाइए कि जो आदमी राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भर चुके हों, वो आदमी दौरा करके क्या करेंगे, समीक्षा करके क्या करेंगे? जो आएगा वो देखेगा। लेकिन नीतीश जी को बिहार भी नहीं छोड़ना चाहता और नीतीश जी बिहार को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब भविष्य क्या होगा ये तो गर्भ में है। अच्छा सर, संक्षिप्त सवालों की ओर चलेंगे। नाम जिन जिन के सीएम पद के लिए आ रहे हैं, कहा जा रहा है बीजेपी खेमे से हो सकते हैं। सम्राट चौधरी का नाम है, नित्यानंद राय का नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं संजय मयूख भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के, कुछ कह रहे हैं किसी महिला को बना दिया जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, कौन सटीक सीएम नीतीश जी के बाद? एक तरह से नीतीश जी का अगर डमी किसी को देखते हैं आप, तो किन में ये छवि नजर आती है जो बिहार को संभाल सके? क्योंकि एक अनुभव है आपसे, इसलिए ये सवाल है। देखिए, दोनों अच्छे हैं, नित्यानंद राय जी भी, सम्राट चौधरी भी, और उनको भी काम का अनुभव है। अब जनता कैसे इसको लेती है, एक्सेप्ट करेगी क्या? एक्सेप्ट मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि जनता एक्सेप्ट करेगी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये दोबारा लौट के नहीं आ सकता। बेहतरीन नेता सर बिहार में कौन लगता है आपको? तेजस्वी यादव, निशांत कुमार या फिर चिराग पासवान? अब ये तीनों अनुभवहीन हैं, तीनों नेता। हाँ। चिराग पासवान जी में रामविलास पासवान जी का कोई खास असर नहीं है। वरना चिराग पासवान अगर सही राजनीतिक होते तो आज वो मुख्यमंत्री के पहले दावेदार होते। इन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले कुछ गलत डिसीजन ले लिया, जिसके कारण उनका सेटबैक हो गया, वरना वो अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते थे। तेजस्वी जी नहीं अच्छे हो सकते। तेजस्वी जी को कोई अनुभव ही नहीं है
अब हरियाणा का संजय यादव चलाए, वो जाने कि महिषी में कौन कैंडिडेट होगा और बख्तियारपुर में कौन होगा, मधेपुरा में कौन होगा, तो आप समझ लीजिए कि कैसा है परिणाम वही होगा जो अभी हुआ है। लैपटॉप में भीड़ दिखा करके और तेजस्वी जी को खुश कर देते हैं। मैंने संजय यादव से कहा, मनोज झा जी से कहा, इवन लास्ट सब ने ये कहा कि नहीं नहीं मिलते तो हैं। हमने कहा भाई उनसे कहिए जैसे लालू जी मिलते हैं वैसे मिलने के लिए। नहीं नहीं मिलते तो हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई तेजस्वी यादव से डायरेक्ट मिले और उनको बिहार की सच्चाई बताए, बिहार की जनता के मुद्दे बताए। और तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं कि हम पब्लिक में आए। इनको एक मुझे लगता है कि घमंड हो गया। अब वक्त से पहले जो कुछ मिल जाता है तो आदमी उसको पचा नहीं पाता। अगर ये लालू जी की तरह से डेली जब तक पटना में रहते, लोगों से संपर्क करते, मिलते, अब जैसे आप आते तो आपसे पूछते कि अरे वो तुम बगल के हो, सुपौल का क्या हाल है, अब खगड़िया में कौन जीतेगा, लालू जी इस तरह से फीडबैक लेते थे और बकायदा लेते थे, उनका चौपाल लगता था। और लालू जी ने ऐसे ही नहीं, वो 22 से 80 पर पहुंचे थे जी। तेजस्वी जी 80 से 26 पर आए हैं। ये फर्क है। तेजस्वी यादव क्या कहिए उनको कि वो सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, लालू जी के घर में पैदा हुए इसलिए उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उन्हें तजुर्बा नहीं, न पार्टी चलाने का है न सरकार चलाने। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर पूछेंगे। जफर आलम साहब सिमरी बख्तियारपुर की राजनीतिक क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो विधायक हुए कुछ समय के लिए, उसके बाद यूसुफ सलाउद्दीन जीते, अब संजय सिंह जीते हैं, और अभी क्या तैयारी है आगे? बहुत सारे चुनाव के ऑप्शन हैं। जफर साहब किस पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं? अभी तो ऐसा वहाँ हो गया है, राजद चली गई है रसातल, नीतीश कुमार जी छोड़ के जाएंगे तो जदयू का क्या भविष्य है ये अल्लाह जाने। बीजेपी हम लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जब शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी को दूध की मक्की तरह से फेंक दिया तो हम लोग किस गली में हैं? जब लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे लोगों को 75 साल की एज में आने के बाद मार्गदर्शक में डाल दिया और खुद 75 साल का होने के बाद प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये जफर आलम जैसा आदमी को क्या वहाँ जगह मिलेगी? चिराग पासवान के यहाँ भी कोई जगह नहीं है, उनके यहाँ अलग कैटेगरी है, उनके यहाँ तेजस्वी के यहाँ टिकट का क्राइटेरिया ही अलग है। वहाँ मिलने बोल दिया जाता है, फलाने से मिल लीजिए। हाँ, मिलने बोल दिया जाता है, और जो तरीका है वो तरीका में हम लोग सक्षम नहीं है। इसलिए सक्षम नहीं है, सक्षम है, लेकिन जब हम रात दिन क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं, तो हम क्यों आपको थैली पहुंचाने जाए? और थैली पहुंचा करके हम वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारे जमीर ही गवारा नहीं करेगा। आज एक शेर कहना चाहता हूं, सिमरी बख्तियारपुर में जब राजद विहीन था, यादव जो उनका मुख्य पार्टी का लोग है, वो राजद की मीटिंग में आना नहीं चाहता था, कहता था सब्जी लेके आवे छियो, हॉस्पिटल से दवा लेके आवे छिए, और मीटिंग में नहीं आता था, वोट देता था जी, वोट देता था, लेकिन मीटिंग में नहीं आता था, कुछ लोगों के डर से, कुछ लोगों के दिखाव में नहीं आने के लिए। उस जगह मैंने 0 से लेकर के और 100 नंबर वहाँ सिक्योर किया, जबकि पूरी बिहार की सरकार बैठी थी सिमरी बख्तियारपुर में, तब हमने 15,500 से सीट निकाला था, जीते थे, और 3.5 महीना 4 महीना MLA रहे, 6.5 महीना तो लॉकडाउन हो गया जी जी, और उसके बाद इन्होंने बगैर कारण दूध की मक्खी की तरह से हटा दिया। आगे जब चुनाव आया तो टिकट आपका काट के और दे दिया गया। वही जो विरोधी होते थे उन्हीं के पुत्र को उन्हीं को दिया, जो कहते थे कि लालू यादव का कोई फ्यूचर है, उनको टिकट दे दिया। तो बाप का फ्यूचर को कोई चैलेंज करे, उसको टिकट मिल जाता है, तो इससे बदनसीबी और क्या हो सकती है। राजद का पहला MLA हम हुए सिमरी बख्तियारपुर से, और मुझे लगता है मेरे बनाए हुए
काम पर, कार्यकलाप पर, लोगों के से को जोड़ने पर यूसुफ सलाउद्दीन बन गया एमएलए। अब जो हालात है भविष्य में कोई राजद से शायद नहीं बनेगा। संजय सिंह बने हैं, अपना ये काम करेंगे, कैसा करेंगे, जनता क्या अभी तो खैर समय नहीं हुआ है, 1 साल के बाद ही दिखेगा कि भाई विधायक क्या कर रहे हैं। जफर साहब थोड़ा सा आप घुमा गए इस सवाल को। जफर साहब क्या करने वाले जब सब पार्टी में बस नजर आ रहा है? आपको तो बताया कि अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाँ। सोचा था, मैंने सोचा था, आप सबों से भी बताया भी था जी। लेकिन अभी जब नीतीश कुमार जी जा रहे हैं वहां, राजद रसातल जा रही है, तो जदयू का क्या भविष्य होगा? आरजेडी में लालू जी होते तो कुछ उम्मीद होती, तेजस्वी जी से कोई उम्मीद नहीं है। और 18% मुस्लिम वोट उसको झाड़ू लगाने, दरी बिछाने के लिए रखा गया। 1.5 से 2% मल्ला का वोट है, उसको उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहा हो। और सिद्दीकी साहब जिसको मुसलमान का चेहरा बना के राजद रखे हुआ है जी, और गच्चे मुसलमान का कितना काम करते हैं वो हमसे ज्यादा शायद कोई कम लोग जानते होंगे। वो अपने तक से मतलब रखते हैं, अपने क्षेत्र से, अपने से। तो सिद्दीकी साहब सेकंड लाइन में खगड़िया के मंच पर बैठे हुए थे और मुकेश सहनी आगे बैठे हुए थे। इतना भी तेजस्वी जी को एहसास नहीं है कि किसको कहां बिठाना चाहिए, किसको कहां रखना चाहिए। तो इससे क्या राजद का भविष्य रहेगा? भविष्य बिल्कुल गर्क में। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कुछ डिसीजन तेजस्वी यादव के ऐसे थे बिहार चुनाव में, अनुभव होने के नाते कहते हैं कि वे बड़े बुजुर्गों से जरूर सलाह लेनी चाहिए जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं। अनुभव उम्र से आता है, अनुभव काम से आता है। और जो तौर तरीके कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिहार का जो गणित है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो या यहाँ धरातल पर हुए काम, यहाँ की परेशानियां, उन परेशानियों को समझने में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश जी एक्सपर्ट है, या अभी जो पार्टी सत्ता में है उनके इतने लोग फैले हुए हैं, हर गांव, हर कस्बे में, हर ब्लॉक पे आपको उनके कार्यकर्ता मिल जाएंगे और वो अपने कार्यकर्ताओं की बात भी सुनते हैं, इसलिए सफलता भी मिलती है। नीतीश जी के लिए विकास माने था, बिहार का विकास माने था, लोगों का विकास माने रखता था। नीतीश जी धर्म और जात का भेद कभी नहीं किए, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। नीतीश जी भले बीजेपी के दबाव में कुछ फैसला कुछ लोगों के विरुद्ध ले लिए, लेकिन नीतीश जी साफ दिल के आदमी हैं, स्वच्छ आदमी हैं। और आज तक के राजनीतिक जीवन में हमको लगता है लगभग 50 का राजनीतिक जीवन उनका हो गया होगा, और कोई उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा, कोई दामन पर धब्बा नहीं लगा। राजनीति में ये बहुत बड़ी बात है। सर क्या लगता है, अभी जिस तरह आप देख रहे हैं खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है और एक ही धार्मिक स्थल को लेकर अमेरिका लड़वा दिया है तमाम वहाँ के आसपास के देशों को, आप क्या मानते हैं उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है? गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यहाँ तेल की जो आपूर्ति है वो स्टॉक कह रहे हैं कि 72 दिन तक भारत में है और उसके बाद अगर युद्ध नहीं रुका तो बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में जफर साहब क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, भारत के लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं, बिहार के लोग भी फंसे हुए हैं, सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार कैसा रुख? देखिए, मोदी जी भी इतने दिन पावर में रहने के बाद अनुभवी नहीं है। अभी जब दो देश में क्या नाम है, ध्रुव में जंग होने वाली थी, आप तेल कहीं से लेते हैं, गैस कहीं से लेते हैं, आपको ऐसे समय में किसी मुल्क का दौरा नहीं करना चाहिए। ये तो एक आध दिन पहले अगर जंग हो जाती तो मोदी जी वहीं रह जाते, जी लौट के आते कि नहीं आते, कि वहीं रह जाते, नहीं मालूम। लेकिन ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए। आपको जो क्या कहते हैं, जो देश की कूटनीति है, जो देश की राजनीतिक पॉलिसी है, जो वो इनके बस का नहीं है। इनको न्यूट्रल होना चाहिए
ईरान इनका अच्छा दोस्त रहा है। जब पाकिस्तान से मामला हुआ था तो ईरान इनके साथ था, सारा देश इनके खिलाफ हुआ लेकिन वो साथ था। रूस, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ 1971 में, तो रूस इनको खुल के मदद किया। अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा था, ये रूस से रिश्ता खराब कर लिए। अमेरिका जो कहते हैं, राहुल गांधी गलत नहीं कहते हैं कि जो अमेरिका कहता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। बगैर कोई बातचीत हुई, कोई मामला नहीं हुआ, आप डील कर लिए, दस्तखत कर दिए, 50% आपको टैरिफ बढ़ा दिया, आपके आदमी को हथकड़ी और बेड़ी लगा करके भेजा जा रहा है, आप कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर दिखाने की बात अलग है कि आप कहते हैं कि भाई हम टैरिफ जो है अगर अमेरिका लगाएगा तो हम भी लगाएंगे, तमाम तरह की बात दिखाने के लिए की गई है। और जो बातें हैं कुल मिलाकर आप युद्ध से रिलेटेड, तो भारत को अपनी कूटनीतिक, अपनी व्यवस्था इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि उसका असर कम से कम भारत के नागरिकों पर ना पड़े, वहां रह रहे भारतीयों पर ना पड़े, और उन्हें स्वदेश अगर आना है तो उन्हें स्वदेश वापस लाने की तैयारी जो है ये सरकार के प्राइमरी मुद्दे में। एक सवाल सर हम भूल गए थे, पंचायत चुनाव आने वाला है। पिछले बार आपके पुत्र जो है वो इस क्षेत्र से, बनमाई टहरी से जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। इस बार सर क्या तैयारी है, क्योंकि जो प्रेजेंट में प्रतिनिधि हैं जिला परिषद के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, होली में बढ़िया से नाचते गाते दिख रहे हैं। कमेंट देखिएगा तो लोगों ने कतार लगा दिए कि भाई इसके लिए नहीं भेजे थे, गरीब सोच के इसलिए भेजे थे कि हम लोगों का काम कीजिए, यहाँ लोग गरीबी में जी रहे हैं। क्या फिर से तैयारी है, क्या फिर से सुपुत्र साहब आपके चुनावी मैदान में आएंगे? मैं किसी कार्यक्रम में क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है। लोग का एक ही मांग है कि फारूक को इस बार चुनाव लड़ाइए। लोग लड़ाना चाहते हैं, लोग लड़ाना चाहेंगे तो लोग की बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, तो फारूक लड़ेगा। बिल्कुल तैयारी पूरी है, मतलब इंटरनल लोगों की भी तैयारी है, और आप लोगों ने भी ठाना हुआ है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर का, खासकर जो सहरसा का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, पद पे रहे या ना रहे, जफर आलम साहब काफी गंभीरता से बिहार के मुद्दे को उठाते रहते हैं। जिस तरह से समस्त पार्टियों से कुल मिलाकर जफर साहब ने नाराजगी बताई है, उसके पीछे की बस एक ही वजह है, जो स्वच्छ राजनीति इन्होंने की है जीवन भर, उसको तोड़कर, एक तरह से उस कड़ी को तोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये कहते हैं कि हमने जो काम किया है, जनता की जो सेवा की है, उसके बदौलत जो राजनीतिक दल है, अगर वो हमारे शर्तों पर हमें अपनी पार्टी में बुलाता है, हमें सेवा का मौका देता है, हमें काम करने का अवसर देता है, तो जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जफर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।